हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सभी बच्चे मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे। तो नीट के एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं है, अब थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है, 4 से 5 महीने। प्लीज़ आप लोग स्टडी कंटिन्यू रखिए। चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं आर्थ चक्र टॉपिक। इसके पहले हमने बाकी जो टॉपिक्स थे उनको पिछली वीडियोस में कवर कर लिया था। आज हम आर्थ चक्र वाला टॉपिक और निषेचन एवं अंतरूपण, ये 2 टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। मादा प्राइमेटो यानी बंदर, कपी एवं मनुष्य आदि में होने वाले जन्म चक्र को आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। प्रथम ऋतुस्राव रजोधर मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत यौवन आरंभ पर शुरू होती है, जिसे रजोदर्शन मैनार्के कहते हैं। स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्रायः 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है या अंडोत्सर्ग होता है। आर्तव चक्र की प्रमुख घटनाओं को 3.9 में दर्शाया गया है। आर्तव चक्र की शुरुआत सॉरी स्टूडेंट्स, आज मुझे ना थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं थोड़ा धीमे ही बोल पाऊँगी और बीच बीच में अगर आपको कुछ डिस्टर्ब हो तो प्लीज़ उसके लिए इसे इग्नोर करना। तो चलिए फिर आर्तव चक्र की शुरुआत आर्तव प्रावस्था से होती है, जबकि रक्तस्राव होने लगता है। यह रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। गर्भाशय से इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतःस्तर परत और उसकी रक्तवाहिनियों के नष्ट होना है, जो एक तरल का रूप धारण करता है और योनि से बाहर निकलता है। रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं हुआ हो। रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भ धारण का संकेत है, यद्यपि इसके अन्य कारण जैसे तनाव, निर्बल स्वास्थ्य आदि भी हो सकते हैं। आर्तव प्रावस्था के बाद पुटकीय प्रावस्था आती है। इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर के प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है और यह एक पूर्ण ग्राफी पुटक बन जाता है तथा इसके साथ साथ गर्भाशय में प्रचुरोद भवन प्रोलिफरेशन के द्वारा गर्भाशय अंतःस्तर पुनः पैदा हो जाता है। अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि गर्भाशय अंतःस्तर पुनः पैदा हो जाता है। अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि और अंडाशय हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलावों से प्रेरित होते हैं। पुटक प्रावस्था के दौरान गोनेडोट्रोपिन, LH एवं FSH का स्रवण धीरे धीरे बढ़ता है। यह स्राव पुटक परिवर्धन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन के स्रवण को उद्दीपित करता है। LH और FSH दोनों ही आर्तव चक्र के मध्य लगभग 14वें दिन अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। मध्य चक्र के दौरान LH का तीव्र स्रवण जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे LH सर्ज कहा जाता है। यह ग्राफी पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है, यानी अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रावस्था होती है, जिसके दौरान ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग पीत पिंड, कॉर्पस ल्यूटियम का रूप धारण कर लेता है। यह पीत पिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है, जो कि गर्भाशय अंतःस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार गर्भाशय अंतःस्तर निषेचित अंडाणु के अंतरोपण, इम्प्लांटेशन तथा सगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। सगर्भता के दौरान आर्तव चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती हैं, इसलिए इस समय रजोधर्म नहीं होता है। जब निषेचन नहीं होता तो पीत पिंड में ह्रास होता है और यह अंतःस्तर का विखंडन करता है, जिससे कि फिर से रजोधर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है, यानी माहवारी पुनः होती है। स्त्री में यह आर्तव चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को रजोनिवृत्ति मेनोपॉज कहा जाता है। इस प्रकार रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति की अवस्था में चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक है। निषेचन एवं अंतरोपण। स्त्री एवं पुरुष के संभोग मैथुन के दौरान शिश्न द्वारा शुक्र वीर्य स्त्री के योनि में छोड़ा जाता है, यानी वीर्य सेचन होता है। गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं
और अंततः अंडवाहिनी नली के तुम्बिका क्षेत्र एम्पुला तक पहुँचते हैं। इसी बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी तुम्बिका क्षेत्र तक पहुँच जाता है, जहाँ निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र पर पहुँच जाएं। यही कारण है जिससे कि सभी संभोग क्रियाएं निषेचन व सगर्भता की स्थिति में नहीं पहुँच पाती हैं। शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण ज़ोना पैलिसोडा स्तर के संपर्क में आता है और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। अग्रपिंडक का स्रवण शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। यह द्वितीयक अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी असमान होता है और इसके फलस्वरूप द्वितीयक ध्रुवीय पिंड सेकेंडरी पोलर बॉडी की रचना होती है और एक अगुणित अंडाणु डिम्बाणु प्रसू या oocytes बनता है। शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ संलयन फ्यूजन होता है, जिससे कि द्विगुणित युग्मनज जायगोट की रचना होती है। यह एक युग्मनज में कितने गुणसूत्र होंगे, हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसी चरण में शिशु के लिंग का निर्धारण यानी लड़का या लड़की का होना निश्चित हो जाता है। आइए देखें यह कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्त्री में गुणसूत्र का स्वरूप XX है तथा पुरुष में XY होता है, इसलिए स्त्री अंडाणु द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों में X लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष युग्मकों शुक्राणु में लिंग गुणसूत्र या तो X या Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए 50% शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं और दूसरे 50% शुक्राणु में Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मनज में या तो XX या XY लिंग गुणसूत्र की संभावना होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणु में से कौन अंडाणु का निषेचन करता है। जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होंगे वह एक मादा शिशु लड़की के रूप में, जबकि XY गुणसूत्र वाला युग्मनज नर शिशु लड़का के रूप में विकसित होगा। आप गुणसूत्र प्रतिमानों के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी अध्याय 5 में सीखेंगे। इसी कारण कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से यह कहना सत्य है कि एक शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है, ना कि माता के द्वारा। समसूत्री विभाजन विदलन क्लीवेज की शुरुआत तब हो जाती है जब युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ इस्तमस से गर्भाशय की ओर बढ़ता है और तब यह 2, 4, 8 और 16 संतति कोशिकाओं, जिसे कोरक खंड ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, की रचना करता है। 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को तूतक या मोरुला कहते हैं। यह तूतक लगातार विभाजित होता रहता है और जैसे जैसे यह गर्भाशय की ओर बढ़ता है यह कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक कोरक पुटी में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं, जिसे पोष कोरक या ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। कोशिकाओं के भीतरी समूह जो पोष कोरक से जुड़े होते हैं उन्हें अंतर कोशिका समूह इनर सेल मास कहते हैं। अब पोष कोरक स्तर गर्भाशय अंतः स्तर से संलग्न हो जाता है और अंतर कोशिका समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग या विभेदित हो जाता है। संलग्न होने के बाद गर्भाशयी कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती हैं और कोरक पुटी को आवृत कर लेती हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोरक पुटी गर्भाशय अंतः स्तर में अंतः स्थापित एम्बेडेड हो जाती हैं। इसे ही अंतरोपण इम्प्लांटेशन कहते हैं और बाद में यह सगर्भता का रूप धारण कर लेती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।